नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विश्व ज्ञान हब में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सरल भाषा में सही जानकारी देकर छात्रों को यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कराई जाती है। सही जानकारी प्लस सही तैयारी इज इक्वल टू सफलता, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। जी बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का विषय बहुत ही रोचक है। हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत एक परिचय और सल्तनत के 5 स्तंभ, कालक्रम और परिदृश्य। हाँ, अगर इसके काल की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। यानी कुल मिलाकर 320 वर्षों का काल। और ये एक निरंकुश और केंद्रीकृत सैन्य राजतंत्र था। और इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सबसे बड़ी चुनौती उत्तर पश्चिम से होने वाले लगातार मंगोल आक्रमण थे। प्रशासन और न्याय की मुख्य राजभाषा की बात करें तो वो फारसी थी। अच्छा, इसके प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। बिल्कुल। इन 320 वर्षों में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया, जिन्हें याद रखने की आसान ट्रिक गोखी तूसलो है। घुखी तूसलो, इसका क्या मतलब है? बहुत ही सरल है। गु से गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 तक रहा। खी से खिलजी वंश, 1290 से 1320। समझ गया। फिर तू से तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। एकदम सही। स से सैयद वंश, 1414 से 1451। और अंत में लो से लोदी वंश, जो 1451 से 1526 तक रहा। तो देखा जाए तो इनमें सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का था। जी हाँ, और सबसे छोटा काल खिलजी वंश का था। अब अगले बिंदु पर आते हैं, साम्राज्य का बीजारोपण, ऐबक और इल्तुतमिश। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक का काल 1206 से 1210 तक रहा। अत्यधिक दानवीरता के कारण उन्हें लाख बख्श की उपाधि मिली थी ना? बिल्कुल। और उन्होंने सुल्तान की नहीं बल्कि केवल सिपाह सालार की उपाधि धारण की। इनकी राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि लाहौर थी। स्थापत्य की बात करें तो इन्होंने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। जी। और भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम बनवाई, साथ ही 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। लेकिन 1210 में चौगान, या जिसे पोलो कहते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इल्तुतमिश आए, जिन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने ही शक्ति का केंद्र लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। एकदम सही। इन्होंने 40 वफादार सरदारों का दल तुर्कान-ए-चहलगानी बनाया और नकद वेतन के स्थान पर भूमि देने वाली इकरार प्रणाली भी लागू की। जी। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका, जो 175 ग्रेन का था, और तांबे का जीतल नामक मुद्रा चलाई। साथ ही अपनी कूटनीति से चंगेज खान के संभावित आक्रमण से दिल्ली को बचाया भी था। बिल्कुल। इसके बाद हम आते हैं सत्ता का संघर्ष, रजिया सुल्तान और बलबन का लौहयोग। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थीं। हाँ, इन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया और पुरुषों की तरह कुबा और कुल्हा धारण करना शुरू किया। इसके बाद बलबन का लौहयोग आया। बलबन ने स्वयं को जिल्ले इलाही घोषित किया था। जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया। और विद्रोहियों के खिलाफ लौह और रक्त की कठोर नीति अपनाई। शक्तियों का केंद्रीकरण करते हुए बलबन ने शक्तिशाली होकर उस तुर्काने चहलगानी का अंत कर दिया। जी। इन्होंने दरबार में सुल्तान के सम्मान में सिजदा और पैबोस प्रथाओं की शुरुआत की। बलबन ने 2 नए विभाग भी बनाए थे ना? हाँ, एक मजबूत सैन्य विभाग दीवाने अर्ज और एक कठोर गुप्तचर विभाग बरीदे मुमालिक। अब अगला विषय है खिलजी का उदय, विस्तार और सैन्य ढांचा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते सिकंदरे सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन के समय में ही मलिक काफूर के नेतृत्व में पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ था। बिल्कुल, जिससे साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार हुआ। इन्होंने केंद्र में एक विशाल और स्थायी सेना का गठन किया और सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद वेतन देना शुरू किया। भ्रष्टाचार रोकने के लिए अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की दाग प्रथा लागू की और सभी सैनिकों का शारीरिक विवरण या हुलिया दर्ज करवाया। राजस्व के मामले में तो लगान बढ़ाकर उपज का 50% या आधा हिस्सा कर दिया गया था। अगला बिंदु है बाजार नियंत्रण प्रणाली, अर्थशास्त्र का सैन्यीकरण। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य
कम वेतन में एक विशाल सेना का निर्वाह सुनिश्चित करना था। इस व्यवस्था में दीवाने रियासत बाजार पर नियंत्रण रखने वाला सर्वोच्च आर्थिक विभाग था। जी, और कीमतों की निगरानी करने वाले मुख्य अधिकारी को शहना ए मंडी कहा जाता था। इसके अलावा बरीद ए मंडी वे गुप्तचर थे जो बाजार में घूमकर सीधे रिपोर्ट देते थे। व्यापारियों के लिए तो बहुत कठोर दंड का प्रावधान था। कम तौलने वाले बेईमान व्यापारियों का मांस काटने का आदेश था। अकाल के समय आपातकाल के लिए राशनिंग प्रणाली भी लागू थी। गियासुद्दीन तुगलक, जिनका काल 1320 से 1325 तक रहा। तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक सिंचाई के लिए नहरें बनवाने वाले सल्तनत के प्रथम सुल्तान थे। इन्होंने अलाउद्दीन की कठोर नीतियों को त्याग कर लगान को 1/10 कर दिया था और अकाल से पीड़ित किसानों का ऋण पूरी तरह माफ कर दिया। गियासुद्दीन ने दिल्ली के पास एक नया अभेद्य किला तुगलकाबाद भी बनवाया। जी, और राज्य में सबसे सुव्यवस्थित और तीव्र डाक प्रणाली लागू की। इनका सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के साथ विवाद था ना। हाँ, औलिया ने प्रसिद्ध नारा दिया था, हनुज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और गियासुद्दीन की रहस्यमयी मौत अफगानपुर में स्वागत के लिए बने लकड़ी के महल के गिरने से हुई। बिल्कुल। इसके बाद हम आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, समय से आगे की सोच और विफलता। जौना खान के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत के सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान सुल्तान थे। लेकिन इनकी ऐतिहासिक छवि एक पढ़ा लिखा मूर्ख की रही। इनकी 4 प्रमुख प्रयोग विफल रहे थे। पहला प्रयोग दुआब में कर वृद्धि था, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसी वर्ष भयंकर अकाल पड़ गया। दूसरा प्रयोग राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी स्थानांतरित करना था, जो असफल रहा और वापस लौटना पड़ा। तीसरा प्रयोग तांबे और पीतल की सांकेतिक मुद्रा चलाना था, जी जिसके कारण हर घर में जाली सिक्के बनने लगे। जी और चौथा प्रयोग खुरासान और कराचिल का सैन्य अभियान था, जिसमें भारी जनधन की हानि हुई। कृषि के लिए इन्होंने दीवाने कोही नामक विशेष कृषि विभाग की स्थापना की। और विदेशी संपर्क के तहत इनके समय में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का आगमन हुआ, जिनकी पुस्तक का नाम रेहला है। अगला टॉपिक है फिरोज शाह तुगलक, जन कल्याण और कट्टरता का मिश्रण। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों के जल का उपयोग करने वालों पर हक-ए-शर्ब नामक सिंचाई कर लगाया। गरीब मुस्लिम अनाथों और विधवाओं के लिए दान विभाग दीवान-ए-खैरात बनाया गया। इनके समय में दासों की संख्या सर्वाधिक थी, जो लगभग 1.8 लाख थी, जिसके लिए इन्होंने दीवान-ए-बंदगान विभाग बनाया था। जी, जनता के मुफ्त इलाज के लिए दारुल शफा नामक अस्पताल बनवाया गया। शहरीकरण और पर्यावरण के तहत फिरोज शाह ने हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर जैसे 300 नए नगर बसाए और 1200 फलों के बाग लगवाए। हालांकि धार्मिक नीति में वे कट्टर थे। हाँ, वे पहले सुल्तान थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। और इन्होंने टोपरा और मेरठ से अशोक के स्तंभों को दिल्ली मंगवाया। अब आते हैं गोधुली बेला पर सैयद एवं लोधी वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां द्वारा की गई थी, जिन्होंने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। इसके बाद बहलोल लोधी ने भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना की और व्यापार के लिए बहलोली नामक लोकप्रिय चांदी के सिक्के चलाए। सिकंदर लोधी इस वंश के सबसे शक्तिशाली प्रशासक थे। इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया। जी, और 1506 में उसे अपनी राजधानी बनाया। भूमि मापने के लिए गज-ए-सिकंदरी पैमाना लागू किया गया, जो लगभग 30 इंच का था। सिकंदर लोधी फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी धार्मिक नीति कठोर थी और इन्होंने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। बिल्कुल। और अब आता है एक युग का अंत, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे, जिन्होंने खातौली के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया था। लेकिन एक बड़ी कूटनीतिक चूक हुई। दौलत खान लोधी ने इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। जी, इस युद्ध में बाबर द्वारा भारत में पहली बार तोपों का सफल प्रयोग किया गया। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला एकमात्र सुल्तान था। और इसी के साथ 320 वर्षों तक चलने वाले तुर्क अफगान शासन का अंत हो गया और महान मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अगला बिंदु है साम्राज्य का इंजन, प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक विभागों में दीवाने विजारत, वजीर के अधीन वित्त और राजस्व का मुख्य विभाग था। दीवाने अर्ज एक मजबूत और स्वतंत्र सैन्य विभाग था, जिसे बलबन द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने रसालत
विदेशी मामलों और धार्मिक अनुदानों का प्रबंधन करता था। दीवाने इंशा शाही फरमानों और पत्राचार का विभाग था। और दीवाने मुस्तखराज बकाया राजस्व वसूली का विभाग था, जिसे अलाउद्दीन द्वारा स्थापित किया गया। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक का विशेष कृषि विकास विभाग था। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक का दासों का विभाग था। और बरीद मुमालिक बलबन द्वारा स्थापित राज्य की सुरक्षा हेतु सुव्यवस्थित गुप्तचर विभाग था। अब बात करते हैं पत्थर और पन्ने, साहित्य एवं स्थापत्य कला की। साहित्य में अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। जी, जिन्हें सितार और तबले का जनक माना जाता है, और इन्होंने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। प्रमुख ग्रंथों में मिनहाज की तबाकात-ए-नासिरी और बरनी की तारीख-ए-फिरोज शाही शामिल हैं। संपूर्ण कालखंड में राज दरबार और साहित्य में फारसी भाषा का वर्चस्व रहा। स्थापत्य में मेहराब और गुंबद के प्रयोग के साथ भारतीय और इस्लामी कला का मिश्रण देखने को मिला। कुव्वत-उल-इस्लाम तुर्कों द्वारा भारत में निर्मित पहली इस्लामी मस्जिद थी। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा इस्लामी वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ रत्न माना जाता है। और लोदी स्थापत्य में मोठ की मस्जिद और अष्टकोणीय मकबरों का निर्माण प्रमुख रहा। आगे है सत्ता का स्थानांतरण, राजधानी का प्रवाह। 1206 में ऐबक का प्रारंभिक केंद्र लाहौर था, ताकि उत्तर पश्चिम को स्थिर रखा जा सके। 1211 में इल्तुतमिश द्वारा शक्ति का असली केंद्र दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण पर नियंत्रण के प्रयास में राजधानी दौलताबाद या देवगिरी की, जो एक असफल प्रयास था। इसके बाद तुगलक काल में ही राजधानी वापस दिल्ली आ गई। 1506 में सिकंदर लोदी द्वारा राजपूताना और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण के लिए आगरा को राजधानी बनाया गया। यह यात्रा केवल शहरों का बदलाव नहीं, बल्कि साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियों और रक्षात्मक रणनीतियों का प्रतीक थी। बिल्कुल। और अब अंत में दिल्ली सल्तनत एक नजर में। ऐतिहासिक चरणों की बात करें तो प्रारंभिक चरण में गुलाम और खिलजी वंश रहे। मध्य में तुगलक और सैयद, और अंतिम चरण में लोदी वंश का प्रथम अफगान राज रहा। सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। और सर्वश्रेष्ठ आर्थिक नीति अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। सर्वाधिक लोक कल्याण के कार्य फिरोज शाह तुगलक के अस्पताल और नहरें थीं। इस युग का अंतिम पतन 1526 ईस्वी में बाबर के हाथों पानीपत के युद्ध में हुआ। इन 320 वर्षों की इस गाथा ने भारत के प्रशासनिक और सांस्कृतिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। जी, एकदम सही कहा आपने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।